आचार्य चाणक्य के जन्म और उनके शुरुआती जीवन का इतिहास में कहीं भी साफ साफ उल्लेख नहीं मिलता। कुछ का मानना है कि उनका परिवार तक्षशिला से ही ताल्लुक रखता था। कुछ कहते हैं कि वो एक दक्षिण भारत के एक गांव से थे, लेकिन कुछ इतिहासकार उन्हें मगध के क्षेत्र पाटलिपुत्र का निवासी मानते हैं। इसी तथ्य के साथ सहमति बनाते हुए आइए आगे की कहानी सुनते हैं। 375 ईसा पूर्व की बात है। मगध के सीमावर्ती नगर में चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। उन दिनों उनकी पत्नी गर्भवती थी। अपनी संतान के जन्म से पहले एक रात वो अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। मैं अपने होने वाले पुत्र को पढ़ा लिखाकर इतना बड़ा विद्वान बना दूंगा कि उसके ज्ञान और विवेक के आगे कोई भी राज्य या राजा स्वतः स्वयं को समर्पण कर देगा। चाणक्य की पत्नी को अपने पति की यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हमारे राज्य के राजा धनानंद की अपनी प्रजा की जरूरतों के प्रति उपेक्षा और उनसे अधिक कर वसूलने के लिए उन पर किए गए अत्याचारों को देखकर मुझे लगता है कि हर राजा को राजकाज के कार्यों को न्यायपूर्वक चलाने के लिए राज्य के ब्राह्मणों और विद्वानों से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। इसीलिए मैं अपने पुत्र को एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का स्वामी बनाना चाहता हूं जिसके संपर्क में आते ही कोई भी राजा उसके अस्तित्व को नकार ना सके। इसी उद्देश्य से मैं मगध का महामात्य भी बनना चाहता हूं, ताकि यहां के राजा को उचित सलाह देने के साथ साथ यहां की प्रजा के हित में भी कुछ कर सकूं। यह सुनकर चाणक्य की पत्नी बोली, लेकिन ये सब संभव कैसे होगा? मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। इस संदर्भ में मैं अपने मित्र शक्टार से बात करूंगा। कोई न कोई युक्ति तो निकल ही आएगी। कुछ समय पश्चात चाणक्य की पत्नी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, जिसे देखकर चाणक्य बहुत खुश हुआ। अब उन्हें अपने पुत्र को लेकर देखे गए स्वप्न पूरा होते हुए दिख रहे थे। अभी अभी जन्मे अपने पुत्र को अपने दोनों हाथों में लेकर उन्होंने धीरे से उसके कानों में उसका नाम बुदबुदाया, विष्णुगुप्त। आज से दुनिया तुम्हें इसी नाम से जानेगी। ये नाम सुनकर उनकी पत्नी का चेहरा भी प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने अपने पति के हाथों से विष्णुगुप्त को लेकर उसका माथा चूम लिया और बोली, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि ये दुनिया भर में हम दोनों का नाम जरूर रोशन करेगा। तभी चाणक्य की पत्नी का ध्यान विष्णुगुप्त के होठों से झांकते उसके दांतों पर गया। आधे घंटे पहले पैदा हुए बच्चे के पूरे दांत देखकर वो चीख पड़ी। चाणक्य ने उनसे पूछा, क्या हुआ भाग्यवान? विष्णुगुप्त के अभी से पूरे दांत है, ये कैसे संभव हो सकता है स्वामी? अपने बच्चे के पूरे दांत देखकर चाणक्य के चेहरे पर भी गंभीरता छा गई। वो बोले, कहा जाता है जिसके जन्म से पूरे दांत होते हैं उसकी कुंडली में राजयोग होता है, लेकिन एक ब्राह्मण के घर में राजयोग लिए पुत्र का जन्म लेना शुभ नहीं। हमें इसका एक दांत तोड़ना होगा। ये सुनते ही चाणक्य की पत्नी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने चाणक्य को ऐसा करने से रोकने की कोशिश भी की, मगर चाणक्य नहीं रुके। चाणक्य ने अपने हाथों के जोर से ही विष्णुगुप्त का दांत निकालने की कोशिश की। थोड़े प्रयास के बाद वो इस कार्य में सफल भी हो गए, मगर इस चक्कर में विष्णुगुप्त का एक दांत बाहर को भी निकल आया। रंग उसका पहले से ही सांवला था। अब एक दांत बाहर आ जाने से उसका चेहरा कुरूप लगने लगा। अपने पुत्र के मुंह से खून आता हुआ देखकर चाणक्य की पत्नी ने उनसे अपने रोते पुत्र को लेकर अपने सीने से लगा लिया। कुछ क्षण बाद चाणक्य बोले, अब ये राजा तो नहीं बनेगा, लेकिन ये एक दिन किसी को राजा जरूर बनाएगा। समय बीतने लगा। विष्णुगुप्त धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और चाणक्य के मन में धनानंद को लेकर रोष और गहरा होता जा रहा था। उन्होंने अपने मित्र शक्टार से इस बारे में विचार विमर्श किया था।
मगर अब तक उन्हें अपनी किसी योजना को अंजाम देने का कोई मौका नहीं मिला था। शक्टार मगध के अमात्य यानी एक मंत्री थे। एक दिन विष्णुगुप्त अपने पिता चाणक्य के साथ बाजार कुछ सौदा खरीदने गए। उस समय उसकी उम्र 8 वर्ष की थी। उसने देखा राजा धनानंद के कुछ राजकीय अधिकारी दुकानदारों से कर वसूली कर रहे थे। एक दुकानदार के पास उन्हें देने को पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसीलिए वो उनके सामने हाथ जोड़कर उसका कर माफ करने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुन रहे थे। फिर अचानक उनके साथ आए सैनिक उस दुकानदार को कर न चुकाने के बदले उसे लातों से पीटने लगे। ये देखकर चाणक्य का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। विष्णुगुप्त भी आंखें चौड़ी करके उन्हें देख रहा था। अपने पिता से उसे अब तक शास्त्रों का ज्ञान तो मिला था, मगर राजनीति से जुड़े मसले अब भी उसके लिए नए थे। जब वो दोनों घर को लौट रहे थे, तब विष्णुगुप्त ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, वो लोग उस आदमी को क्यों मार रहे थे? क्योंकि उस आदमी के पास राजा को कर देने के लिए पैसे नहीं थे। ये कर क्या होता है? प्रजा अपनी आय में से एक निश्चित राशि राजा को जन सेवाओं के लिए देती है। उसी राशि को कर कहा जाता है। इन पैसों का राजा प्रजा की भलाई के लिए उपयोग करता है। प्रजा की भलाई के लिए कर वसूली प्रजा पर ही अत्याचार करके की जाए तो उसमें प्रजा का भला कैसे हुआ? प्रत्येक राजा ऐसा नहीं करता। लेकिन हमारा राजा ऐसा क्यों करता है? शायद अपने पिता राजा महापद्म को उसने ऐसा ही करते देखा, इसीलिए। आज रात के भोजन के बाद मैं तुम्हें नंद राजवंश की पूरी कहानी सुनाऊंगा। रात को भोजन के बाद चाणक्य ने विष्णु को नंद राजवंश का पूरा इतिहास बताना शुरू किया। मगध हमेशा से ही एक शक्तिशाली जनपद रहा है। पहले इस पर महाभारत काल के जरासंध का शासन था। फिर उन्हीं के काल के अंतिम शासक निपुंजय की हत्या उन्हीं के मंत्री सुनीक ने कर दी, जिसके बाद मगध का सिंहासन उनके पुत्र प्रद्योत के हिस्से आया। प्रद्योत वंश के 5 शासकों के अंत के पश्चात ईसा से 642 वर्ष पूर्व शिशुनाग राजगद्दी पर बैठा। इसके पश्चात ईसा से 528 वर्ष पूर्व मगध के राजनीतिक उत्थान की शुरुआत हुई, जब बिंबिसार ने मगध की सत्ता संभाली। फिर बिंबिसार के बाद मगध का राज्य अजातशत्रु के हाथ में आया। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा और सोन तट पर पाटलिपुत्र नाम के नगर की स्थापना की। शिशुनाग के वंश के अंतिम शासक हुए नंदवर्धन। उन्होंने विलासितापूर्ण व निरंकुश शासन चलाया। नंदवर्धन ने अपने निकट के छोटे छोटे राज्यों तथा जमींदारियों पर केवल इसीलिए चढ़ाई की ताकि वो उनकी सुंदर स्त्रियों को छीनकर अपने जीवन को और रंगीन बना सके। ऐसे भ्रष्ट शासक थे नंदवर्धन। एक बार अपने राज्य का दौरा करते हुए उन्हें चांडाल कुल की एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसका नाम महामाया था। उसे हासिल करने के लिए नंदवर्धन ने उसके पति की हत्या करवा दी और महामाया को अपने साथ अपने राजमहल ले आया। महामाया अपने मृत पति से बहुत प्रेम करती थी। उनकी मृत्यु को वो कभी भुला नहीं पाई थी। उसके मन में बदले की आग सदा सुलगती रहती थी। कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उसने महापद्म रखा। उसने अपने पुत्र को बचपन से ही इस तरह बड़ा किया कि वो अपने ही पिता से नफरत करने लगा। युवावस्था में एक दिन अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए उसने रात को नंदवर्धन की हत्या कर दी और अगले ही दिन महामाया ने उसे मगध का राजा घोषित कर दिया। राजा बनते ही उसे महापद्म नंद की उपाधि दी गई और इस तरह वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर बैठने वाला नंद वंश का प्रथम शासक बना। इसके बाद अपनी माता के परामर्श पर उसने नंदवर्धन के वफादार तथा सभी विश्वस्त मंत्रियों, सेना नायकों तथा मुख्य अधिकारियों को सम्राट के विरुद्ध विद्रोह करने के अपराध में मृत्युदंड दे दिया। महापद्म आरंभ में एक अच्छा शासक व योद्धा प्रमाणित हुआ। उसने अपनी कुशलता और कई युद्ध जीतकर मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे वो पथभ्रष्ट होने लगा। वो स्वयं रंगरलियों में डूबा रहता और उसके मंत्री व अधिकारी छूट पाकर राज्य में लूटपाट मचाते। प्रजा की कोई सुनने वाला नहीं था।
शोषण तथा भ्रष्टाचार का रोग सारे मगध में फैल गया। लेकिन महापद्म अपने पिता की भांति प्रजा की सुध छोड़कर अपनी काम वासना संतुष्ट करने में लगा रहता। मगध साम्राज्य में ही पिपलीवन नामक एक छोटा सा राज्य था। सवर्था सिद्धि सूर्यवन उस राज्य का शासक था। उसकी रानी मौरा एक अति सुंदर स्त्री थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। महापद्म ने भी उसके बारे में सुना और उसे पाने के लिए उसका मन मचल उठा। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने सर्वथा सिद्धि को बंदी बनाकर एक अंधे कुएं में डलवा दिया और उसकी पत्नी मौरा को अपने साथ अपने महल ले आया। मौरा उस समय गर्भवती थी। अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए उसने सबसे ये झूठ कहा कि ये महापद्म का ही बच्चा है। नियत समय पर मौरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो उसका लालन पोषण एक राजकुमार की तरह ही करने लगी। लेकिन महापद्म की अन्य रानियों के पुत्र ने मौरा के पुत्र को कभी एक राजकुमार माना ही नहीं। मौरा को वो एक दासी ही मानते थे, इसीलिए उसके पुत्र को अपने समान समझना उन्हें मंजूर नहीं था। यही नहीं, उन नंद राजकुमारों ने मौरा तथा उसके पुत्र पर अत्याचार करने भी आरंभ कर दिए, जिस कारण मौरा और उसका पुत्र महल छोड़कर वापस पिपलीवन चले गए। लेकिन वहां भी किसी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तब मौरा अपने पुत्र के साथ वापस पाटलिपुत्र लौटी तो मगर वापस महल लौटकर नहीं गई। कुछ समय बाद उसने अपने पुत्र का विवाह मूरा जाति के एक सरदार की पुत्री के साथ करवा दिया। उसके कई पुत्र हुए, जिनमें से कईयों की महापद्म के बाकी 9 पुत्रों ने हत्या भी करवा दी। विष्णुगुप्त बड़े ही ध्यान से अपने पिता से पूरी कहानी सुन रहा था। उसने पूछा, पिताजी, मुझे राजा धनानंद के बारे में जानना है। फिर आप क्यों मुझे मौरा के पुत्र और उसके पुत्रों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं? विष्णु, कोई भी कहानी तब तक समाप्त नहीं होती जब तक उसके सारे किरदारों का अंत ना हो जाए। मौरा के पुत्र के सभी पुत्रों की अभी हत्या नहीं हुई है। कल न जाने क्या हो जाए, क्या चमत्कार हो जाए कि उनमें से ही कोई मगध का राजा बन जाए। तुम्हें ये सब बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आगे अगर कुछ ऐसा हो तो तुम समझ सको कि ये हुआ तो क्यों हुआ। समझ गया पिताजी। अब बताइए, धनानंद कैसे राजगद्दी पर बैठा? पद्मानंद को उसी के एक शत्रु ने उससे प्रतिशोध लेने के लिए मार दिया था। धनानंद उसके सभी 9 पुत्रों में से सबसे बड़ा था। वैसे भी महापद्म बूढ़ा हो चला था। राजकाज में उसका मन नहीं लगता था। हर समय भोग विलास में डूबा रहता था। उसके मंत्रीगण की तो इच्छा ही यही थी कि वो राजा का पद छोड़ दे। इसीलिए जैसे ही उसकी हत्या हुई, उन सब ने मिलकर धनानंद का राज्याभिषेक कर दिया। मगर समय के साथ उसने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलना शुरू कर दिया। प्रजा से जरूरत से अधिक कर वसूल करके वो सिर्फ अपना खजाना बढ़ा रहा है। वो तो मगध की सैन्य शक्ति का संचालन कुशल हाथों में है, वरना राज्य की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती। विष्णु और चाणक्य के बातों का सिलसिला अभी भी जारी था। तभी घर के द्वार पर दस्तक हुई। चाणक्य ने द्वार खोला तो मगध के माते और अपने मित्र शक्टार को द्वार पर खड़ा हुआ पाया। इतनी रात को शक्टार चाणक्य से मिलने क्यों आया था? ऐसा क्या हुआ था कि विष्णु को मगध से भागना पड़ा? भागकर वो तक्षशिला कैसे पहुंचा?